अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अब्सा कोमल। ये जो जज्बाती तकारीर आप सुन रहे थे ये तो एक तरफ, लेकिन कुफर टूटा खुदा खुदा करके अब से थोड़ी देर पहले हम लोगों ने सेनेट सेक्रेटेरिएट से बहुत ही अच्छे, आंखों को बहुत अच्छे दिखने वाले मनाजिर देखे हैं, जहां पर एक तरफ हुकूमती इत्तेहाद की मुज़ाकराती टीम थी और टेबल की दूसरी पार पीटीआई की मुज़ाकराती टीम थी और आपस में बातचीत की जा रही थी। और थोड़ी देर पहले इसहाक डार साहब ने बताया है कि मुज़ाकरात का जो एक राउंड था फर्स्ट, ये ख़त्म हो चुका है। जो बातें यहाँ पर हुई हैं वो अपनी अपनी क़यादत के सामने रखेंगे, पार्टीज़ से मुशावरत करेंगे और उसके बाद कल 3 बजे मुज़ाकरात का एक और राउंड शुरू होगा। तो ऐसा लगता है कि बातचीत का आगाज़ हो चुका है। जो कमिटीज़ थी, जो शख्सियात बैठी हुई थी यहाँ पर बातचीत करने के लिए, उनका बता दूं, शाह महमूद कुरैशी साहब, फवाद चौधरी साहब और बैरिस्टर अली जफ़र साहब, ये पीटीआई की नुमाइंदगी कर रहे थे। इनको खान साहब ने नॉमिनेट किया था। और दूसरी तरफ से जो हुकूमती इत्तेहाद है उनमें यूसुफ रज़ा गिलानी साहब थे, नवीद कमर साहब थे, इसहाक डार साहब थे, साद रफ़ीक साहब थे, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब थे, किश्वर ज़हरा साहबा थी और मोहम्मद अबू बकर साहब इसके अंदर शामिल थे। ये बातचीत हुई आमने सामने बैठकर। इस मुज़ाकरात में हुकूमती एजेंडा जो था वो ये था कि इलेक्शन एक साथ होने करवाना है और पीटीआई की तरफ से आप सब जानते हैं, उन्होंने बहुत ही खुलकर अपने मुतालबात सबके सामने पीटीआई ने रखे हुए हैं कि पहले तो वो कहते थे आइन के मुताबिक 90 रोज़ या उसके करीब तरीन, या फिर सुप्रीम कोर्ट की दी हुई जो 14 मई की डेडलाइन है उसके ऊपर, जो तारीख दी हुई है उसके ऊपर इलेक्शन करवाना उनका मुतालबा है। सो ये जो सियासी मुज़ाकरात हैं इसके ऊपर मुबस्सिरीन आज इस माहौल को, जिन विजुअल्स का मैं जिक्र कर रही हूँ और जो आपने टीवी स्क्रीन के ऊपर देख भी रहे थे, इनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी कह रहे हैं मामलात को हल करने के लिए। जो एक अदलिया बमुकाबला पार्लियामान की सी सूरत हाल बन चुकी थी उसको कम करने के लिए। लेकिन एक सोच ये भी पाई जा रही है, जिसका शेख रशीद साहब पहले से ही पेशगोई कर रहे थे, कि इन मुज़ाकरात का कोई नतीजा नहीं निकलेगा। इसके ऊपर हम बात करेंगे कि क्या मुज़ाकरात का कोई ख़ास नतीजा निकल सकता है, इसमें नोट करते हुए कि हुकूमत का क्या रवैया है। आप लोग जानते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल कौमी असम्बली में अपना ये फैसला सुना दिया कि इलेक्शन अक्टूबर नवंबर में होंगे। और स्पीकर साहब से आज सवाल किया गया एक सहाफ़ी की तरफ से, तो उन्होंने कहा कि सारे मिलकर भी जोर लगा लें, हम भी और वो भी और सारे, तो तब भी 14 मई को इलेक्शन नहीं हो सकते। तो यहाँ पर हमें नज़र आता है कि हुकूमती शख्सियात जो हैं वो अपना फैसला सुना रहे हैं, तो उसके बाद फिर कितनी लचक दिखाई जाएगी हुकूमत की तरफ से। फिर आज कल जो हमने प्रोग्राम किया उसमें भी जिक्र किया गया था कि आज सब लोग बैठेंगे और नज़रें होंगी कि सुप्रीम कोर्ट क्या एक्शन ले सकती है। जो पंजाब के इलेक्शन में फ़ंड्स ना देने का मामला है, जिस तरीके से उसको कैबिनेट से अप्रूव करके कौमी असम्बली में रेफ़र किया गया, ये तमाम इशूज़ और कोई पेशरफ्त मुज़ाकरात में नहीं हुई थी, तो क्या प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट पर तौहीने अदालत लग सकती है? आज सबकी नज़रें इसके ऊपर थीं। लेकिन जब समाअत शुरू हुई तो हमें मंजर ही कुछ और नज़र आया। अटॉर्नी जनरल ने ये जो 3 रुकनी बेंच है इनको हुकूमत के पीटीआई से हुए राब्तों के हवाले से भी आगाह किया। फारूक नायब और शाह महमूद कुरैशी साहब ने अपना अपना मौक़िफ़ अदालत के सामने रखा। इसके ऊपर चीफ जस्टिस ने कहा कि मुज़ाकरात करने पर अदालत मजबूर नहीं कर सकती, अदालत सिर्फ आइन पर अमल दरामद चाहती है ताकि ये तनाज़ा हल हो जाए। अदालत को कोई वजाहत नहीं चाहिए, हमें सिर्फ हल बता दें आप। शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि पार्टी ने मुझे, फवाद चौधरी और अली जफ़र को मुज़ाकरात के लिए नामज़द किया, लेकिन हुकूमत ने हमसे कोई रब्ता नहीं किया। इस पर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि हुकूमत लगता है कि कुछ टाइम पास ही कर रही है, कौमी मफाद और आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इत्तफ़ाक़ अगर ना हुआ। अब ये जो रिमार्क्स है जज साहब के, इसको बहुत अहमियत दी जा रही है। उन्होंने कहा आपस में बैठे अगर इत्तेफाक ना हुआ तो जैसा है वैसा ही चलेगा। हम ना कोई हिदायत आज जारी कर रहे हैं, ना कोई टाइम लाइन दे रहे हैं, तो अदालत मुनासिब हुक्मनामा जारी करेगी। अब आप लोग बैठें, खुद मामलात हल करें, वरना जैसा था वैसा ही होगा। सो अब इसके ऊपर हम बात करेंगे कि क्या आज अदालत की तरफ से बे इंतहा तहम्मुल का मुजाहरा किया गया है या कुछ हालात बदले हैं। जो कौमी असम्बली के अंदर कल होने वाली तनकीद थी, स्पीकर कौमी असम्बली का ख़त था और जो हुकूमती रद्द अमल था इन मामलात के हवाले से, कुछ उसके असरात भी हैं। इसके ऊपर तफसीली तौर पर बात करेंगे, ये ऐड करते हुए कि जो मुज़ाकरात हैं इसकी मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात ने इसमें शामिल नहीं है, उन्होंने इसका बॉयकॉट किया और इसका खैर मकदम नहीं किया है। और साथ ही एक बात का उन्होंने खैर मकदम किया है कि जो आज गैर मुइन्ना मुद्दत के लिए मौलाना साहब ने कहा कि समाअत को मुलतवी किया गया है। सो अब हम इसके ऊपर तफसीली बात करेंगे। ये तमाम चीज़ें एक तरफ, उसके बाद एक ड्रामाई है और भी मोड़ आया जिसका मैं जल्दी से जिक्र कर देती हूँ। प्राइम मिनिस्टर साहब पहुँच गए कौमी असम्बली में और उन्होंने एतमाद का वोट हासिल किया
और इजलास हुआ कौमी असेंबली का। प्राइम मिनिस्टर को फुल सपोर्ट, 180 वोट्स मिले, 181 है टोटल स्ट्रेंथ। एक रुकन आप लोग जानते हैं कि उनका मुफ्ती साहब का अफसोसनाक हादसे में इंतकाल हुआ था, तो उसके बाद 180 वोट्स उनको मिले हैं, जिसके ऊपर पीटीआई का कुछ मौक़िफ़ है फवाद चौधरी का। वो कहते हैं 20 वोट मुनहरिफीन के हैं, लेकिन थोड़ी देर पहले कौमी असेंबली की वेबसाइट के ऊपर जो तफसील जारी हो, ये तमाम 180 वोट्स हुकूमती इत्तेहादी अरकान के ही हैं। तो अब बात करेंगे कि आगे क्या सूरत हाल बन सकती है और बिलखसूस क्या मुज़ाकरात का कोई नतीजा निकलेगा या नहीं। इस्लामाबाद स्टूडियो में तशरीफ़ फरमाएं सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब, सीनियर रहनुमा है तहरीक इंसाफ के, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून निहाल हाशमी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, और अहमद बिलाल महबूब साहब को खुसूसी तौर पे हमने दावत दी है। आप आईनी माहिर हैं, सदर हैं पिल डैट के। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। अहमद बिलाल साहब, आगाज़ में आपसे करना चाहूँगी, ये जो आज अदालती कार्रवाई है, पहले इसके ऊपर कॉमेंट कीजिएगा। ये इसको क्या समझा जाए? जिस तरह मैंने इब्तदाई में जिक्र किया है, ये एक रिस्ट्रेंट का मुजाहरा है, जो उन चीज़ों को भी देखते हुए कि जो अदालत के अंदर से डिवीज़न सामने आ चुकी थी, और बाकी इसके अलावा जो अदालत के बाहर एक बहस शुरू हो चुकी थी, उन चीज़ों को भी देखते हुए और हालात को भी देखते हुए, आइन का ख्याल करते हुए, या फिर असरात हैं उस दबाव के जो डालने की कोशिशें की जा रही थी पिछले कुछ दिनों से, और कौमी असेंबली कहती थी हम अपनी पोजीशन असर्ट करेंगे। बहुत शुक्रिया अफसाब। देखिए, मैं इस बारे में तो यकीनी तौर पे कुछ नहीं कह सकता कि इसके असबाब क्या थे, लेकिन अदालत की कार्रवाई होनी ऐसी ही चाहिए, बड़ी रेस्ट्रेंट और बहुत एक डिग्निफाइड तरीके के साथ, जिसमें कोई उखाड़ पछाड़ या एक दूसरे के ऊपर तंज या किसी के ऊपर दबाव या किसी के बारे में रिमार्क्स ऐसे वो नहीं होने चाहिए। ये अदालत है, इस बड़ी डिग्निफाइड तरीके से होना चाहिए। और अगरचे मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस साहब को प्रोवोक करने के लिए पिछले चंद दिनों में बहुत सी चीज़ें हुई हैं, वो अगर आज प्रोवोक हो जाते और वो अगर सख्ती से काम लेते तो उसको मैं समझ सकता था, क्योंकि उनकी सास साहबा की एक ऑडियो गुफ्तगी भी लीक हुई थी, और फिर उनको एक ख़त भी लिखा गया था बड़ा सख्त सा स्पीकर नेशनल असम्बली की तरफ से, और नेशनल असम्बली में बड़ी सख्त तकारीर भी हुई हैं। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने तहम्मुल से काम लिया, और बिल्कुल किसी मामले को हल करने के लिए इसी तरह के एटीट्यूड की ज़रूरत होती है। और फिर यही वजह है कि मेरे ख़्याल में आज ये जो बातचीत है इसका आगाज़ भी हो गया, जो बहुत मुश्किल तकरीबन नामुमकिन लगती थी, लेकिन वो अक्रॉस दी टेबल बैठे हैं, बात शुरू हो गई है, एक राउंड भी हो गया है, और किसी ने वॉकआउट नहीं किया है। तो मैं समझता हूँ कि ये अभी तक तो बड़ी हौसला अफजा बातें हैं, इसको सेलिब्रेट करना चाहिए और उम्मीद रखनी चाहिए कि ये आगे बढ़ेंगी चीज़ें और शायद कोई रास्ता निकल आए। माजी में भी हमारे जो इस तरह के मुज़ाकरात हुए हैं हमेशा कामयाब नहीं हुए। आपको याद है PNA और भुट्टो साहब की दरमियान को 20-22 मेरे ख्याल में राउंड्स हुए थे, लेकिन अल्टीमेटली वो कामयाब नहीं हो पाए थे। लेकिन आइन बनाने के लिए जो मुज़ाकरात हुए थे अपोजिशन के और भुट्टो साहब के, वो फॉर्चुनेटली कामयाब हुए थे, और हमें आइन का तोहफा मिला था 1973 का। तो लेट्स होप कि चीज़ें आगे बढ़ती हैं, लेकिन आज के बहरहाल डेवलपमेंट्स काफ़ी हौसला अफजा रही। ठीक है, फिर आगे आपसे ये बात होगी अहमद बिलाल साहब कि फिर किन ग्राउंड्स के ऊपर इत्तेफाक हो सकता है। अभी सेनेटर हुमायूं साहब, आप यही एक्सपेक्ट कर रहे थे जो आज अदालत की तरफ से एक रवैया अपनाया गया, जिसको अहमद बिलाल साहब बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं, समझते हैं कि बेहतरी आएगी इससे, या आप लोग देख रहे थे बाकायदा तौर पर आज प्राइम मिनिस्टर साहब उनकी कैबिनेट के ऊपर बाकायदा तौर पर तौहीन अदालत लगते हुए, लेकिन उसका तो इशारा भी नहीं दिया आज अदालत ने, जिक्र भी नहीं हुआ ऐसी किसी बात का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब सा इस तरह है कि जैसे अहमद बिलाल साहब ने बात कही है, अगर आप किसी बड़े मनसब पे फायज होते हैं तो आपके अंदर एक बड़कपन होना चाहिए। अच्छा, अब होता क्या है, वैसे तो इस वक्त जो पार्लियामेंट है वो तो आर्टिकल, उसमें बहुत सारे लोग आर्टिकल 68 के अंदर आते ही आते हैं, ठीक है। दे कैन नॉट डिस्कस द कंडक्ट ऑफ एनी जज इन द पार्लियामेंट। आर्टिकल 68 उन पे लागू होता है, इस पे वाज़ेह है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम सेकंड देखते हैं, आर्टिकल 224 का इन लोगों ने किया, आर्टिकल 220 का इन्होंने किया है, आर्टिकल 81 to 82 एंड 86 का किया है, आर्टिकल 52 का लगता है इनके ऊपर, ठीक है। और वो आर्टिकल 52 इज नॉट ओनली दैट गोज लिटिल बिट मोर सिवियर देन अदर आर्टिकल्स। उसकी जो वायलेशन है, ठीक है, दैट इज मोर सिवियर
दैन दी अदर आर्टिकल्स कि अगर उनकी वायलेशंस होती हैं। लेकिन मैं बैठा हुआ हूँ, मेरे पास पावर है, मुझे पता चल रहा है कि अपनी गलती की वजह से अब एक हुकूमत जो है वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले रही है या नहीं है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, दैट्स ड्रामाबाजी। लेकिन चलो अच्छा है, कर दिया, ड्रामा भी कर लिया, ठीक है। उसके बाद फिर फारूक एश नाइक कहते हैं कि भाई इस लिहाज से, और ये आज की बात है, पिछले 2-3 दिन से हो रहा है कि बातचीत करते करते, अच्छी बात है बातचीत करते आप कर लो। देखिए सबसे पहले तो हम लोगों ने आर्टिकल 224 की वायलेशंस हम आज से कोई ख्याल में महीना 1.5 महीना पहले ही कर चुके हैं ना, 90 डेज तो गुजर गए। लेकिन अदालत ने सर जो आप बातें कर रहे हैं ना कि तो पार्लियामान के अंदर जजेस के ऊपर जिस किस्म की बातें की, अदालत ने क्यों इसमें से किसी चीज के ऊपर भी नहीं गौर किया, उन्होंने इस चीज को इग्नोर कर दिया। बड़कपन हो गया ना, हो सकता है मेरी तरह कोई होता और तो मैं तो पकड़ के दो, अगर मेरी तरह कोई होता ना मैं तो एक आध, देखिए ना मेरी बात होती है, मैं एक बात जो डिविजन्स आई उसकी वजह से को कुछ थोड़ा एक स्टेप बैक लिया गया और बीच का रास्ता निकाला गया। मैं प्रॉब्ली उस जनरेशन से ताल्लुक रखता हूँ, उस माँ बाप की जनरेशन से ताल्लुक रखता हूँ कि अगर बच्चे कोई शैतानी कर रहे ना, लगे एक थप्पड़ मारो, कम से कम आइंदा याद रखेगा करने से पहले, ठीक है। यू हैव टू समटाइम्स यू हैव टू गिव, देखिए ये पनिशमेंट्स आर नॉट पनिशमेंट्स आर समटाइम्स डेटरेंस के लिए होता है कि आइंदा कोई ऐसी गलतियां ना करे। आप जितना वो करते जाओगे ना तो अगला उतना भड़क मारता जाएगा, तो बाज़ दफा आपको उसको शट अप कॉल देनी होती है। लेकिन इट इज गुड थिंग कि उन्होंने कहा कि जब दोनों पार्टियां बैठ रही हैं तो चलो बात कर लो, क्या बात होगी या नहीं होगी उसमें बात आ जाती है। अब बात आ जाती है हुकूमत के पास, हुकूमत के पास वो पोजीशन है बड़कपन का, वो मुजाहरा कर पाती है नहीं कर पा रही है, उसके लिए उनकी नीयत होनी चाहिए इलेक्शन। अब ये याद रखें इलेक्शन 8 अक्टूबर को नहीं हो रहा, पीटीआई नहीं मानती, 14 मई को नहीं हो रहा, ये लोग नहीं मानते। एक हिच पीस में ये है कि जून के बाद होना चाहिए, क्योंकि जून के बाद इसलिए होना चाहिए कि बजट होना चाहिए। निहाल साहब, यहाँ पर सेनेटर साहब ये बात कह रहे हैं कि बड़ेपन का मुजाहरा किया गया है आज चीफ जस्टिस साहब की तरफ से, आप लोग लाज रखेंगे उनके इस बड़ेपन की और जिस तरीके से आज बातचीत हो रही है। लेकिन बज़ाहिर हमें लगता नहीं है ऐसा मुज़ाकरात के हवाले से, क्योंकि कल ही प्राइम मिनिस्टर साहब अपना जवाब दे चुके हैं कि अक्टूबर नवंबर में होंगे और स्पीकर साहब भी ये बात कह चुके हैं, तो फिर कैसे बड़ापन का मुजाहरा होगा हुकूमत की तरफ से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमने बड़ेपन का मुजाहरा कर दिया है और हम हमेशा बड़ेपन का मुजाहरा करते हैं, बहुत अदब के साथ, हुमायूं साहब के साथ, कि हम बच्चे नहीं हैं, ना कोई हमारा बाप है, पार्लियामेंट का कोई बाप नहीं है। पार्लियामेंट सबसे सुपर है, तो कोई बाप बन के पार्लियामेंट को बुलाए और उसको सदा दे, तो ये हो नहीं सकता था। तो मैं समझता हूँ कि आज बहुत अच्छा काम किया है कि उन्होंने अपने हुदूद में रह के जो अदालती कार्रवाई है, निहाल साहब सिर्फ ऐसे जी जी हेड्स अप दे रहे हैं, जी मुझे पता है, हौसला रखिएगा, मुझे पता है। तो हम बच्चे नहीं है, ना कोई हम पार्लियामेंट का बाप है, पार्लियामेंटेरियन बच्चे नहीं किसी के, ठीक है ना। पार्लियामेंटेरियन सिर्फ जवाब दें अल्लाह के बाद अपने मुल्क के अवाम को, जो काम वो पार्लियामेंट में करते हैं उसके लिए जवाब दें अवाम को होते हैं। वो कहीं से नॉमिनेट या कहीं से रिकमेंडेड होके नहीं आते, उनको लोग डायरेक्ट इलेक्ट करते हैं, तो वो बड़े सॉवरेन होते हैं और उनकी ज़िम्मेदारी बहुत ज़्यादा बड़ी होती है और वसी होती है। मैं ये समझता हूँ कि पार्लियामेंट ने भी बहुत ज़्यादा मैग्नेमेटिक शो किया है और बड़ा रिस्ट्रेन रहे हैं, बावजूद इसके कि बड़ी तौहीन आमेज़ रवैया और रिमार्क्स अडॉप्ट किया गया जस्ट गुज़श्ता दिनों पार्लियामेंट के बारे में, प्राइम मिनिस्टर के बारे में, वज़ीरों के बारे में। फिर पार्लियामेंट ने अपने आप को रिस्ट्रेन किया है। मैं ये समझता हूँ कि हमेशा हर जगह मुज़ाकरा। मुझे इजाज़त दें ये सवाल आपसे पूछने की कि आप पार्लियामान के अंदर जिस किस्म की तकारीर हुई और वो कल तक जो डिबेट जहाँ पर आ गई थी, बड़े हम भी अनकंफर्टेबल थे इसके अंदर, और दुनिया में ऐसी डिबेट कहीं नहीं होती, मुबैना और रिकॉर्डेड ऑडियोज़ तक आप लोग बहस को लेके आ गए थे। आप नहीं समझते कि जो हरबे आजमाए गए वो ना ही आजमाए जाते, और उसके अलावा बेशक पार्लियामान अपनी पोजीशन दिखाती, लेकिन जिस किस्म की बातें, और फिर आखिरकार दलील क्या बनी, मुबैना ऑडियोज़ किसी की मदर इन लॉ की या घरेलू जो उनके घरों की ख़वातीन की? नहीं, ये भी नहीं है। देखिए बात सारी है कि हमारा दीन भी कहता सच कहो और गलत चीज़ को रोको। अगर हम सच बोल रहे हैं तो क्यों हम मसलहत से काम लें, जो सच है उसको बताना चाहिए लोगों को। मुझे याद आता है वो गॉर्बाचोव वो कहते थे पोस्तरिका ग्लॉस्नॉस्क, सच बोलो
और लोगों को खुल के बोलने की बात करने दो। चीज़ें इसी तरह से आगे बढ़ती हैं। हमारा दीन भी बहुत क्लियरली कहता है, जब खलीफतुल मुस्लिमीन खिताब किया करते तो लोग खड़े हो जाते थे और कहते ए उमर, ये कुर्ता तुमने कहाँ से लाया। तो जुर्रत हमें हमारा दीन देता है, हमारा कल्चर देता है, अदब के दायरे में रह के करें और करना चाहिए। कोई यहाँ पे फरिश्ता नहीं है, अगर हम फरिश्ते नहीं है तो कोई भी यहाँ पे फरिश्ता नहीं है। मुज़ाकरात होने चाहिए और अच्छी चीज़ है मुज़ाकरात होना। दुनिया में आलमी जंगें लड़ी गई मगर उसमें मुज़ाकरात के टेबल पे बैठे। मगर यहाँ पे मसला दूसरा था। हमारी जो टीम है, जो फजल रहमान साहब ने बात की, मादी में जो बात होती रही कि इमरान खान साहब हमेशा इनकारी रहे हैं मुज़ाकरात से और वो अपने मद्दे मुकाबिल को हमेशा विदाउट एनी एविडेंस। देखिए मसलन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ब्रिटिश हाई कोर्ट ने, लंदन के हाई कोर्ट ने, नेशनल क्राइम एजेंसी ब्रिटिश की, उसने कहा नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ कोई एविडेंस नहीं, कोई मनी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, नो करप्शन चार्जेस। उसके बावजूद इमरान खान साहब उनको चोर, लुटेरा, नहीं मालूम क्या कुछ कहते रहे। तो अगर ये हम पे अखलाकियात लागू होता है तो अखलाकियात उन पे भी, ये दलील है इसके ऊपर। जी। तो अब ऐसे आदमी से आप बात करना चाहे जो लेकिन चले निहाल साहब, अब ये आपके भी ख्यालात हैं, मियां जावेद लतीफ़ साहब के, आप लोगों की पार्टीज़ के अंदर से भी बहुत सारे लोगों के ख्यालात हैं कि नहीं होनी चाहिए थी ये बातचीत, लेकिन फिर भी हो तो रही है। तो उस पर फिर मैं अहमद बिलाल साहब, एक तरफ ये रवैया है ग्रीवेंसेस तो एड्रेस मेरे ख्याल से करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि जिस किस्म का इख्तलाफ पीटीआई के साथ दीगर जमातों का इसमें बहुत बड़ा रोल है, जो इमरान खान साहब का एक रवैया रहा उनकी जमात का भी, और इस वक्त जहाँ जिस नहज पे पार्टीज पहुंची हुई हैं उस पर दलील तो ये लोग यही देते हैं। लेकिन अब अगर बातचीत हो सर, यहाँ पर आज एक आईनी बहस है कि कल इसाकडार कौमी असम्बली में कहते हैं कि वट इलेक्शन क्या हो जाएगा अगर चंद माह तक इलेक्शंस नहीं होते। तो ये बड़ी परेशान कुन बात है आईन पाकिस्तान के हवाले से, जिस तरफ मामला जा रहे हैं और ये पॉलिटिकल पार्टीज जस्टिफाई कर रही हैं इस चीज़ को। बीच का रास्ता आपकी नज़र में क्या हो सकता है सर, ताकि कोई बुरी मिसाल कायम ना हो। अहमद बिलाल साहब, देखिए बीच का रास्ता जो है वो ही ढूंढने के लिए ये मुज़ाकरात हो रहे हैं और अब तो बहुत बड़ा गैप रह भी नहीं गया। देखिए ना कि इलेक्शन जो है वो यानी केस ड्यू है अक्टूबर में और अब ये मई का स्टार्ट होने वाला है, तो 5 महीने सिर्फ रह गए हैं। एक ज़माने में 15 महीने बाकी थे तो फिर तो बात ठीक थी, बहुत गैप था और अर्ली इलेक्शन की डिमांड समझ में आती थी। लेकिन अब अर्ली क्या और लेट क्या, अब तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो इसलिए बीच की रास्ते में अगस्त कर लें, सितंबर कर लें या अक्टूबर को ही एग्री कर लें। मैं तो कहता हूँ अक्टूबर में भी एग्री कर लें तो भी मुनासिब है, क्योंकि वो सेंसस का मसला भी हल हो जाए। अब किसी को ये शिकायत भी ना रहे कि साहब सेंसस जो नया हो रहा है उसके रिज़ल्ट को आप इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाएंगे। तो ये एग्रीमेंट होने की बात है, लेकिन मेरे ख्याल में बीच का रास्ता जो है अब उसके लिए कोई बहुत बड़ा फासला नहीं है। तो ये एग्रीमेंट हो जाना चाहिए, लेकिन असल जिस चीज़ पे फोकस होना चाहिए कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो पाए और उसके ऐसे नताइज जिसके ऊपर ये ट्रस्ट कर सके दोनों पार्टियां, ये ज़्यादा अहम है डेट से ज़्यादा मेरे ख्याल में, क्योंकि डेट की वायलेशन कॉन्स्टिट्यूशन की हद तक तो हो चुकी। देखिए ना, अगर 90 दिन से आगे निकल गए तो वायलेशन तो हो गई, नहीं होनी चाहिए थी, बहुत अहम था कि ना होती, लेकिन हो गई। लेकिन अब ये जो हो गई है तो इसको फोकस अब ये करें कि सही इलेक्शन हो जाए जिसके ऊपर किसी को रिज़ल्ट तस्लीम करने में कोई दिक्कत ना हो। ये बहुत अहम है, ये सबसे ज़्यादा अहम है। और अहमद बिलाल साहब, आज जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया है, इसकी ज़रूरत उनको क्यों महसूस हुई? अदालत के एक ऑर्डर में इस तरह का जिक्र तो हुआ था, लेकिन उसके बाद ही जो अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ पेश किया था अदालत के सामने, उसको मान लिया गया था। जिक्र इस बात का ज़रूर हुआ था, लेकिन आज ड्रामाई तौर पे हमने देखा, उससे पहले वज़ीर इत्तलात जो है वो डिनाई कर रही थी इस तरह की खबरों को, लेकिन आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी स्ट्रेंथ का इजहार किया है। इसको कैसे देखा आपने? देखिए, ये एक सियासी और इखलाकी उनकी एक समझ लीजिए कि फतह थी कि उन्होंने उससे ज़्यादा वोट ले लिए जितने उन्होंने अपने इलेक्शन के टाइम पे लिए थे। 180 वोट ले लिए। और आपने दुरुस्त कहा कि एक वज़ीर साहब, मुफ्ती साहब फौत हो गए, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़रत फरमाए। तो वरना 181 होते। तो ये एक लिहाज से पॉलिटिकली और मॉरली उनकी एक बड़ी फतह है। लेकिन हकीकत यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन में वज़ीर आज़म के ख़ुद वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने की कोई प्रोविज़न नहीं है। ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस उसी वक्त लिया जाता है जब सदर ममलकत वज़ीर आज़म को कहते हैं। तो उस वक्त फिर जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया जाता है तो फिर उनके नाम रिकॉर्ड होते हैं मेंबर्स के, वो लॉबी में जाते हैं, एक एक करके उसका एक प्रोसीजर है।
असेंबली के रूल्स में शेड्यूल 2 में दिया हुआ है। तो आज का ये सियासी बात थी और किसी हद तक गैर रस्मी बात थी, कॉन्स्टिट्यूशनल ये कोई वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का मामला नहीं था। लेकिन ये बहरहाल मुफीद है शहबाज शरीफ साहब के लिए कि वो सबके सामने कह सकते हैं कि थी। ये कोर्ट के लिए भी एक अच्छा मैसेज था और पब्लिक के लिए भी अच्छा मैसेज था शहबाज शरीफ साहब के नुक्ता नज़र से। सही। सेनेटर मोहम्मद साहब, ये जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है, बहुत बातें, फवाद साहब तो कुछ और ही कह रहे थे कि हमारे मुनहरिफिन ने भी उनको वोट दे दिए, लेकिन 180 उन्होंने वोट सिक्योर किए, फिर उसके साथ अपने कॉन्फिडेंस का इजहार करते हुए मैं, बल्कि अगर आप मुझे इजाज़त दें अहमद बिलाल साहब, क्योंकि अहमद बिलाल साहब ने जाना है, फिर हम तफसीली तौर पे आपकी तरफ आते हैं। अहमद बिलाल साहब, एक मुतालबा प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज किया है स्पीकर साहब से कि 2018 के इलेक्शन में जो धांधली, जिसको हम मुबैना धांधली कहेंगे, उसकी तहकीकात की जाए। ये इसको आप कैसे देख रहे हैं, और इतने अरसा गुजरने के बाद आज उनको ये याद आना, इसकी कोई अहमियत भी है या नहीं है? मेरे ख्याल में एक चीज़ की बहरहाल हमेशा अहमियत रहेगी, वो जो रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम था और वो कोलैप्स हो गया था। हमने बारहा ये मुतालबा किया है कि उसके कोलैप्स होने की वजूहात तलाश की जाए। इलेक्शन कमीशन ने कैबिनेट डिवीज़न को ख़त लिखा है 2-3 दफ़ा, उसकी तहकीकात नहीं हो पाई, तो वो बड़ा मिस्टीरियस था। फिर एक टेलीफोन कॉल का भी जिक्र आता है, किसी की कॉल आई थी, उसकी वजह से बंद कर दिया गया था। कोई उसकी टेक्निकल वजूहात नहीं मिली कि वो क्यों ऐसे हुआ था। कम से कम तहकीकात हो जाती, लेकिन ये पिछले इतने अरसे से तहकीकात नहीं हुई हैं। उसकी कम से कम तहकीकात हो जाए तो आइंदा के लिए एक रास्ता खुल जाएगा। और मैं ये आखिरी चीज़ अर्ज कर दूं, आपने पहला सवाल पूछा था कि जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की बात थी, हमारी तहकीक ने भी यही बताया है कि उसमें पीटीआई के जो मुनहरिफिन असम्बली में मौजूद थे, उनका किसी का वोट नहीं था। वो सारे पीडीएम के जो इत्तेहाद है उसके लोग थे। तो ये बात फवाद चौधरी साहब ने जो कही है दुरुस्त नहीं थी कि उसमें 20 लोग उनके थे, ये सारे के सारे उनके अपने हामी थे। बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल साहब। हम नाज़रीन एक ब्रेक की तरफ जाते हैं। एक तबसरा आपने इस मामले के ऊपर तो मुलाहिज़ा किया है, फिर वापस आके इसके ऊपर बात होगी सेनेटर मोहम्मद से और निहाल हाशमी साहब से, और हम कोशिश करेंगे कि क्योंकि सिराजुल हक साहब एक किरदार अदा कर रहे थे मुज़ाकरात के हवाले से, और आज अदालती हुक्म के बाद बाकायदा तौर पर जमातें साथ बैठी हैं, उनका इस पर क्या मौक़िफ़ है, ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हम बात कर रहे हैं आज जो मामलात पेश आए, जिसमें एक तरफ प्राइम मिनिस्टर ने एतमाद का वोट लिया, दूसरी तरफ अदालत ने सबको कहा कि बातचीत करें, अगर आप लोग किसी नतीजे पे नहीं पहुंचते तो फिर वही होगा जिस तरीके से पहले मामलात चल रहे थे। सेनेटर मोहम्मद साहब, ये बताइएगा कि जो एतमाद के वोट की हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे, आप लोग अब मुकम्मल एतमाद का इजहार ऐवान ने कर दिया आज प्राइम मिनिस्टर साहब पे 180 वोट्स देकर, तो एक्नॉलेज करते हैं आप कम से कम इस बात? सबसे पहले तो ये कि जो पार्लियामेंट है वो अधूरी है, वो कंप्लीट नहीं है, ठीक है। उसमें इट रिफ्लेक्ट्स ओनली प्रॉब्लम छोड़ के जा चुके हैं, जिसमें इट डजंट मैटर ना, अगर छोड़कर जा चुके तो उतनी सीटें खाली है ना, खाली तो है ना, उसमें कोई नहीं आया हुआ, ठीक है। सो इट्स नॉट कंप्लीट, ठीक है। ये एतमाद का वोट था या ये देखना चाहते थे कि हमारे सारे चाबी वाले खिलौने काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे? तो उनके काम कर रहे हैं ना, कर रहे हैं, अच्छी बात है, अच्छी बात है। अच्छी क्वालिटी की चाबी वाले खिलौने ना काम कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अच्छी क्वालिटी कह दी आपने। वो कहते हैं ना, होता है शब रोज तमाशा मेरे आगे, ठीक है। तो वो चीज़ है। मुझे निहाल हाशमी साहब की बड़ी अच्छी बात लगी है कि उन्होंने कहा था कि ए उमर, ये जो कुर्ता तूने कहाँ से लिया है? तो आए पूछ लेते हैं कि ए नवाज, ये एवन फील्ड आपने कहाँ से लिया है? पूछ लेते। पार्लियामेंट में भी उन्होंने जवाब दिया था कि ए कौम, इस जराए से मैंने लिए थे। फिर उस जराए से तो वो पीछे हट गए। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बहुत सारे सवाल, हजरत उमर वो फिर बाद में पूछते जाए, देंगे जवाब ना। अगर ये सिलसिला शुरू निहाल साहब ने जवाब सवाल पूछने आपसे, आई एग्री, हम भी पूछेंगे, हमें भी वो जवाब देंगे। उस जवाब से वो पीछे हटेंगे नहीं हटेंगे, वो बात की बात है। वैसे मैं निहाल साहब से भी बात करूंगी, लेकिन हम इतनी बड़ी शख्सियत की ऊपर रखी हुई मिसालें कम से कम इस करंट पॉलिटिक्स में नहीं। होल्ड ऑन, वो शख्सियत क्यों है इतनी बड़ी? वो इसलिए कि हम उनको सामने रख के उनके साथ अपने आप को, जितना मैं कहीं जाऊंगा ना तो मैं उसके साथ जितना अपना शेड मिलाऊंगा ना कलर उसके करीब, उतना मेरा कलर बेहतर होगा। लेकिन कोई करता नहीं है ऐसा मोहम्मद साहब, मैं आपसे डिसएग्री करूंगी इसलिए क्योंकि कोई अक्रॉस द बोर्ड ऐसा नहीं करता। दैट इज व्हाई मुनाफिक जो होता है ना वो काफिर से ज्यादा बुरी हालत में है,
क्योंकि वो किरदार का गाजी नहीं अब होता। अगर मुनाफिक, मुझे नहीं पता कि आप किसके कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं। मैं उस बंदे की कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ, किसी बंदे की कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ, चाहे मैं खुद भी हूँ। अगर मैं अपने आप को एक खास के साथ मिलाना चाहता हूँ, की डेफिनेशन में एक बयान बदलने वाले को भी लेके आया जाता है, यू टर्न लेने वाले को भी लेके आया जाता है। देखिए, यू टर्न बेसिकली मीन्स मैं आगे जा रहा हूं, मैं समझता हूं कि मैं गलत तरफ जा रहा हूं, मैं अपने आप को करेक्ट करता हूं। लेकिन मुनाफिक ये होता है कि मैं आपको कहता हूं कि आप तो बहुत अच्छे लग रहे हो, और बीच में से कहता हूं कि यार ये बहुत फजूल इंसान है। सर, इसको एक एग्जांपल दे देती हूँ, फिर इसको क्या कहेंगे कि एक तरफ आप कह रहे हो कि आप मीर जाफर हैं, और चंद दिनों के बाद आप बता रहे हो कि उसके कुछ अरसे के बाद उन्होंने जो मशवरा दिया था उसके मुताबिक हमने असेंबलियां डिसॉल्व कर दी, तो फिर ये सारी चीजें उसके अंदर दरमियान आ जाती है। तो आई डोंट नो, मुनाफिकत की डेफिनेशन पे बात हो रही है, मैं चाहूंगी इसके ऊपर निहाल साहब बात करें। सर, अगर आप एक मिनट, अब बात हुई थी दरमियान में, एक बात हुई थी। साहब आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन सिराजुल हक साहब हमारे साथ, अगर आप मुझे इजाजत दें, मैं मुज़ाकरात के बारे में मैं सिर्फ एक पॉइंट कर देता हूँ। जो सेंसस की बात हुई थी ना, ये याद रखिए, सेंसस 30 अप्रैल तक आना था। लेकिन मैं ये भी आपको बता देता हूँ कि ये सेंसस इन्हीं चाबी वाले खिलौनों में से बहुत सारे लोग नहीं मानेंगे। जी, नहीं मानेंगे, इस बात का खुलकर इजहार कर दिया गया है। हमारे साथ अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सिराजुल हक के वक्त के लिए। एक किरदार आप रजाकाराना तौर पे अदा कर रहे थे मुज़ाकरात के हवाले से, आज अदालत ने भी बाकायदा तौर पे दोबारा मुज़ाकरात के लिए बैठने का कहा है, और हमने देखा ये पहला राउंड ऑफ नेगोशिएशंस हो चुका है, जो इसहाक डार साहब बताते हैं कल 3 बजे एक बार फिर साथ में बैठेंगे। मैं ये जानना चाहूँगी सिराजुल हक साहब कि क्या वजह है कि इस वक्त सब लोग जो मुबस्सिरीन भी हैं और जो सियासी कमेंट्री भी कर रहे हैं, वो कहते हैं कि किसी नतीजे पे नहीं पहुँच सकेंगे। आपने दोनों तरफ बातचीत की है पिछले दिनों में, क्या एक बड़ी रुकावट हो सकती है जिसकी वजह से ये शुबे का इजहार किया जा रहा है कि नतीजा खेज नहीं हो सकती बातचीत इन दोनों अतराफ में? बहन एतमाद की कमी है, फासिले हैं, जहरीली जो पोलराइजेशन है, एक दूसरे पर जो माजी में बहुत सारे इल्जामात, गाली गलोच जो मुसलसल एक नहीं कई सालों से जारी है, उसकी वजह से अदम एतमाद है एक दूसरे पर। लेकिन मैं समझता हूँ कि सियासी जमातों के पास इलेक्शन के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अगर आप इलेक्शन नहीं चाहते तो फिर क्या चाहते हैं? मुल्क में मार्शल लॉ चाहते हैं, इमरजेंसी प्लस इमरजेंसी चाहते हैं, सदारती निज़ाम चाहते हैं, क्या चाहते हैं? इसलिए हर सूरत में हम सब ने इलेक्शन की तरफ जाना है। अब जाना कब है, इस पर एक इंतहा और दूसरे इंतहा है। कोई कहता है कि 14 मई ही को हम इलेक्शन चाहते हैं, और बात कहते हैं कि नहीं 8 अक्टूबर के बाद भी इलेक्शन हो जाए तो बड़ी बात है। हमने दरमियान का एक रास्ता सुप्रीम कोर्ट में पेश किया है कि न एक इंतहा न दूसरे इंतहा, एक एतदाल का रास्ता जो सबके लिए हजम करना आसान हो और काबिल कबूल हो। इस पे सिराजुल हक साहब, अगर कहा जाए कि आप कोई तारीख अगर सजेस्ट कर रहे हों, दोनों बातें दोनों तरफ की सुनते हुए, अब हम देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने और उनकी जमात जो है वो बड़े खुला कह रहे हैं कि अक्टूबर नवंबर से पहले किसी सूरत हो नहीं सकते, बल्कि आज स्पीकर साहब ने भी कह दिया कि जो तारीख अदालत ने बताई है उस पर तो सब मिलकर भी चाहें तो नहीं हो सकते इंतखाबात। दूसरी तरफ PTI है, वो अपने मौके पे है। आप समझते हैं कि कोई ऐसी तारीख है जो PTI के लिए काबिल कबूल हो सकती है मुकर्ररा वक्त से के दौरान या उसके बाद? देखिए, एक तारीख तो वो है जो इलेक्शन कमीशन ने तय किया है, दिया है सुप्रीम कोर्ट में, वो 8 अक्टूबर का है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने भी सियासी जमातों को एतमाद में नहीं लिया, न सुना। फिर सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस के बाद 14 मई का तारीख दिया। उन्होंने भी सियासी जमातों को न सुना, न ऑन बोर्ड लिया, न मुशावरत की। मुशावरत तो ना करते, ये सुप्रीम कोर्ट का मर्तबा या स्टेटस नहीं है, लेकिन जरूर सुनते। अब इन दोनों इंतहाओं में बीच का रास्ता यही है जो हमने सजेस्ट किया है कि बकर ईद के बाद जब हुज्जाज कराम हज से वापस आ जाए, ये एक मुनासिब मौका है। अब देखिए, अगर 8 अक्टूबर को भी इलेक्शन हो तो भी 90 दिन पहले अपने निगरान हुकूमत तो बनानी है। इसलिए मरकजी हुकूमत और चारों सूबाई हुकूमतों में हम चाहते हैं कि निगरान हुकूमतें बन जाएं और एक ऐसा इलेक्शन हो जाए जो मुतनाज़ा ना हो। अगर आपने एक ऐसा इलेक्शन कर भी लिया जिस पर सबका इत्तेफाक राय ना हो, और 21 अरब पंजाब में और 21 अरब आप KPK में खर्च कर रहे हैं, और सिंध और बलूचिस्तान में ये तकरीबन 1.25 खरब तो इलेक्शन कमीशन के जरिए इंतजाम खर्च होगा। जो पार्टियां और वर्कर खर्च करते हैं वो तो कई खरब तक पहुंच जाते हैं, और नतीजा कुछ भी ना हो, ये तो कूदा पहाड़ और निकला चूहा वाली बात है। इसलिए मैं समझता हूं कि एक बीच का रास्ता तमाम सियासी जमातों को अपनाने की जरूरत है,
जो सबके लिए काबिल कबूल हो। और एक और चीज़ शाहजाद साहब, जो मरदमशुमारी के नताइज हैं उसको आप समझते हैं कि उसके ऊपर जो इख्तलाफात सामने आ चुके हैं आपकी जमात की तरफ से भी और MQM की तरफ से, वो एक और रुकावट, एक नई रुकावट के तौर पे सामने आ सकते हैं, क्योंकि बड़े सख्त इख्तलाफात हैं MQM के बिलखुसूस? इस वक्त तो कराची के जमात इस्लामी कराची ने भी इस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और दूसरे सियासी जमातों ने भी। मैंने बहुत डिटेल से स्टडी किया है। वहाँ बड़े बड़े फ्लैट हैं, हजार खानदान में रहते हैं और उन सब का कंप्लेंट यही है कि एक छत दूसरे छत पर तो लोग गए हैं, लेकिन ऊपर सारे लोगों को उन्होंने छोड़ा है। कई फ्लैट्स का उन्होंने तज्जिया किया है। इसलिए मैं समझता हूँ कि कराची को सुनना चाहिए, उनको एड्रेस करने की ज़रूरत है, उनके जख्मों पर मरहम रखने की ज़रूरत है। अगर आपने ये नहीं सुना तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर आपकी इस मरदमशुमारी पर अदम एतमाद का इजहार करेगा, जो कोई नेक शगुन नहीं है, अच्छी बात नहीं है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया साहिल हक साहब आपके कीमती वक्त के लिए। इस पे बात की है साहिल हक साहब ने, जो कि कोशिशें बराह रास्त अदालती ऑर्डर से पहले से मुज़ाकरात की मेज़ पे लाने के हवाले से कर रहे थे, और ये मौक़िफ़ बड़ा वाज़े तौर पे रखते हैं कि हमारे जो मुआशी हालात हैं बिलखुसूस वो इसके मुतहम्मिल नहीं हो सकते कि बार बार अना की बुनियाद पर ऐसे फैसले किए जाएँ और ऐसा इलेक्शन हो जो शफाफ और उसके ऊपर तमाम लोगों का यकीन ना हो उसके नताइज पे। निहाल साहब, पहले आप कॉमेंट कीजिए, फिर मैं जो बात सेंटर मोहम्मद साहब कह रहे थे मैं चाहूँगी फिर वो भी कंप्लीट करें। उन्होंने इसके ऊपर बड़ा तफसीली तबसरा किया है कि जो आज वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया गया है प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि एक तरफ आप लोग अदालती फैसलों को मुस्तरद कर रहे हैं, ना बेंच को मान रहे हैं ना किसी बात को, ये ख्याल कैसे आया कि आज वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया जाए प्राइम मिनिस्टर साहब को? अफसा, इससे पहले कि मैं इसका जवाब दूं, आप मुझे अगर 1 मिनट दे दें। मैं भी कराची में रहता हूं और मैं समझता हूं कि मरदमशुमारी बिल्कुल नाइंसाफ़ी पर मबनी है, हमारे शहर को नेगलेक्ट किया गया है। मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन ट्रांसपेरेंट नहीं हो सकती जब तक आप किसी शहर या किसी खित्ते या किसी सूबे या किसी इलाके को उसकी पूरी राइट्स ना दें। दूसरी तरफ मैं एक प्रपोज़ करता हूँ कि जो हमारा शनाख्ती कार्ड है उसमें जो मुस्तकिल पता है उसी को ट्रीट किया जाए मरदमशुमारी में, और उसी के अंदर हमें वोटर लिस्ट भी मान लिया जाए, तो बहुत सारे मसाइल हमारे हल हो जाएंगे। अब आप जो बात वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की कर रही हैं, ये आम तौर पे सियासी कल्चर रहा है कि जब कहीं किसी क्वार्टर से ये शकूक व शुबहात जन्म ले या अपने लोगों को कई वक्तों में देखने के लिए, पार्लियामेंट के अंदर कई वक्तों में ऐसा होता है कि मुख्तलिफ छोटे पावर्स ग्रुप ये कहते हैं कि जनाब आप कॉन्फिडेंस नहीं, हम नहीं देंगे वोट। निजी महफिलों में इस तरह की बातें करते हैं लोग, तो फिर इस तरह से निजी महफिलों की बातों को नेगेट करने के लिए एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया जाता है। और इस बार देखिए अल्हम्दुलिल्लाह 174 के मुकाबले में जब वो वज़ीर आज़म बने थे 180 मिला है, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, रिवायत है। इससे एतमाद बढ़ता है, पार्लियामेंट का भी एतमाद बढ़ता है, अवामुन नास का भी। तो ये एक ट्रांसपेरेंट चीज़ है, इसमें कोई मुदायका नहीं, कोई बुरी बात नहीं है। सही। सेंटर मोहम्मद साहब, एक तो ये बात है और दूसरा फिर ये भी कहा जा रहा है कि क्योंकि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस एक दफ़ा लिया जा सकता है 6 महीने में, तो उन्होंने अपने आप को क्लियर कर लिया प्राइम मिनिस्टर साहब बगैर किसी टेंशन के, आप इजी और सेट बैक एंड ही कैन रिलैक्स नाउ। दैट्स नॉट एन इशू। देखिए, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना वाज नॉट एन इशू। मेरी नज़र में जो सबसे बड़ा इशू है ना, वो एक सोच है कि पार्लियामान सबसे सुप्रीम है और पार्लियामान के अंदर आप सुप्रीम कोर्ट को लताड़ सकते हो। देखिए, बात ये हो जाती है, और पार्लियामान जो है ना, अच्छा बाज़ लोग इनके साथ, बाज़ लोग ये भी कहते हैं कि पार्लियामान कॉन्स्टिट्यूशन से भी ज़्यादा है क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है। ठीक है, अच्छा ये याद रखें, कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ज़्यादा सुप्रीम है। जिस वक्त मैं कॉन्स्टिट्यूशन बनाता हूँ पार्लियामान, उसके लिए मुझे पार्लियामान चाहिए 2/3 अक्सरियत। जिस दिन मैंने कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया, मैं उस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत में आ जाता हूँ, उसके अंदर अगर पार्लियामान जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामान से भी ज्यादा ऊपर होता तो सर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स कैसे पार्लियामान करने का हक होता पार्लियामान के पास? 2/3 मेजॉरिटी, लेकिन है तो पार्लियामान के पास हक नहीं, उनके पास इख्तियार है करने का, लेकिन उसके अंदर, उस आइन के अंदर है। तभी तो कहा हुआ है कि पार्लियामान अगर किसी आइन की खिलाफ वर्जी करे तो आर्टिकल 6 लगता है। दैट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन है। अच्छा, उसके नीचे कॉन्स्टिट्यूशन से कम सख्त चीज जो है ना, वो हम उसे कहते हैं लॉ। लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर होता है। अगर लॉ भी जब हम बना लेते तो हम भी लॉ के ताबे हो जाते हैं। एक ब्रेक का सर मुझे कहा जा रहा है, जब ब्रेक से वापस आएंगे यही जो बात आपने सुप्रीम क्या है
कॉन्स्टिट्यूशन है या पार्लियामान। हमारे प्रोग्राम में कल भी ये डिस्कस हुआ था, निहाल साहब से भी इस पे बात होगी एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। यहाँ पर अभी बहस हो रही है कि सुप्रीम पार्लियामान है या आईन पाकिस्तान है। कल हमारे प्रोग्राम में बैरिस्टर पंसोटा साहब मौजूद थे और उन्होंने भी ये ओपिनियन अपनाया था कि वो कहते हैं कि आईन पाकिस्तान ज़्यादा सुप्रीम है, जिसके ऊपर सोशल मीडिया पे काफ़ी बहस भी हुई है। उनके इस ओपिनियन से काफ़ी लोगों ने इख्तलाफ भी किया और बहुत सारे लोगों ने इतफाक भी किया। यहाँ पे सेनेटर मोहम्मद साहब आप भी यही बात करते हैं, आप एक्सप्लेन कर लें ताकि निहाल साहब जल्दी करता हूँ, ठीक है। अच्छा, मैंने कहा था कि उसके बाद जब लॉ बनाता है, लॉ सिंपल मेजॉरिटी का बनता है, हम भी उसके तहत आ जाते हैं। लेकिन अब सवाल ये पैदा हो जाता है, और अच्छा सुप्रीम कोर्ट कैन इसकी खाली तशरीह कर सकता है, ठीक है। अगर कोई ऐसी बात है कि कोई बात आ जाती है तो सुप्रीम कोर्ट तशरीह कर सकता है, हम तशरीह नहीं कर सकते, ठीक है। अब इस पार्लियामान को इलेक्ट कौन करता है? अवाम। तो सुप्रीम कौन हुआ? अवाम। दैट इज वाई वोट का हक किसको है? अवाम को। ऐसा ही है। तो आर्टिकल जो आपके क्या कह सकते हैं, वोट ऑफ राइट किसको देते हैं? अवाम को देते हैं। अच्छा, इस वक्त जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ली है, ये इस वक्त जो गवर्नमेंट में बैठे हुए, ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की वजह से बैठे हुए हैं। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इन्होंने मोस्ट पॉपुलर पार्टी के खिलाफ किया। दे डिड नॉट कम थ्रू वोट ऑफ पॉपुलर वोट के साथ नहीं आए, ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की वजह से आए हैं। लेकिन एक डेमोक्रेटिक तरीका है ना सेनेटर साहब? इट्स अ डेमोक्रेटिक तरीका, मैं उसको मानता हूं, लेकिन दैट्स नॉट अ पॉपुलर वोट दे हैव कम राइट, बिकॉज़ पॉपुलैरिटी इज विद द मैक्सिमम पार्टी। अच्छा, अब उसके बाद अब इसकी वजह ये इसी लिहाज से अब इसी लिहाज से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो गया, उसमें सिंगल पार्टी के लिहाज से ना मैं उसकी बात कर रहा हूं। अब एक बात बता, अब प्रॉब्लम यहां पे ये है जो माइंड सेट है कि हम पार्लियामान में हैं, हम सुप्रीम है, तो अगर मैं पार्लियामान में बैठ के चोरी करता हूं मुझे कोई कुछ नहीं कहेगा, मैं बाहर भी चला जाऊंगा, मैं ये भी कर लूंगा मुझे। लेकिन जो बेचारा बाहर बैठा है चोरी करता है, चूंकि उसने पार्लियामान में नहीं है, उसको पकड़ के जेल में रगड़ दो। सर, पार्लियामान के फ्रंट सीटों के ऊपर बैठे हुए आधी ऑपोजिशन जो आप लोगों के पीटीआई के दौर में थी, वो जेलों के अंदर तो थी। लेकिन निहाल साहब, क्या आपकी क्या डेफिनेशन है? ठीक है निहाल साहब, आपकी क्या डेफिनेशन है इसकी? क्या कौन सुप्रीम है यहाँ पर? ये न सिर्फ सेनेटर साहब ये ओपिनियन दे रहे हैं, इसके ऊपर कुछ बहस कल भी हुई है कि आईन पाकिस्तान सुप्रीम है, पार्लियामेंट बाद में आती है। देखिए, सुप्रीम अल्लाह ताला की ज़ात है और आईन पाकिस्तान में लिखा हुआ है, बट डिवाइन पावर टू द पीपल्स ऑफ पाकिस्तान, और वो पीपल्स ऑफ पाकिस्तान थ्रू देयर वोट डेलीकेट द पावर टू द इलेक्टेड चूजन रिप्रेजेंटेटिव, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। और वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन फिर इदारे को तयन करता है किस इदारे के पास क्या पावर है। और कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करने की भी राइट पार्लियामेंटेरियन के पास है, 2/3 के साथ ही है। तो मैं ये समझता हूँ जिनके पास राइट है दे आर सुप्रीम, मगर प्रिवेल करेगा जब कोई आर्टिकल बन जाता है, वो प्रिवेल करता है। और मेरे भाई ने भी कहा कि जी जो पार्लियामेंट से बाहर है तो वो आइन के कानून से बालातर हो जाते, उनको कोई नहीं पकड़ता। नहीं, ऐसी बात नहीं है। उनके खिलाफ मेरे खिलाफ भी दहशतगर्दी एक केस बना था जब मैं सेनेटर था, और शहबाज शरीफ इज एग्जाम्पल, कायदे हिज़्ब इख्तलाफ थे और वो कमोबेश 2 साल जेल में रहे। अब बेशुमार यहाँ पे हमारे पार्लियामेंटेरियन जो जेल में रहते रहे, और इनके इमरान खान साहब के दौर में जेल में रहे। तो कानून अगर एक बन जाता है और जराइम उसके नीचे आता है, अगर कोई जराइम उसके ऊपर लिख दिया जाए, वो सही लिखा जाए या गलत लिखा जाए, तो वहाँ पे प्रिवेल कानून करता है। मगर कानून को अमेंड करने का राइट जो है वो पार्लियामेंटेरियन के पास है, वो अल्लाह ताला ने अवाम को दिया और अवाम ने पार्लियामेंटेरियन को दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो है ये बड़ा क्लियर है कि जो उसको अमेंड कर सकता है, जो उसको कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है, जो लॉ बनाते हैं, दे आर सुप्रीम। इदारे सुप्रीम नहीं होते, पार्लियामेंट सुप्रीम। यहाँ पे सुप्रीमेसी आइन और पार्लियामेंट की नहीं है, यहाँ पे सुप्रीमेसी है कि इदारे सुप्रीम है या पार्लियामेंट सुप्रीम है। तो मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट इज सुप्रीम, क्योंकि पार्लियामेंट आइन बनाती है और पार्लियामेंट ही वो पावर डेलीगेट करती है टू द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस। सेनेटर साहब, ये तो खैर अब एक बहस है जो नेवर एंडिंग है, लेकिन अब क्योंकि मेरे पास वक्त भी खत्म हो रहा है, मैं क्लोजिंग रिमार्क्स आपके चाहूँगी। खान साहब मान जाएंगे जो भी बातें उनकी टीम जो इस वक्त मुज़ाकराती उनकी अपनी चूज़ करदा बैठी हुई है, वो जो भी डिसाइड करेगी, कल ये कहा जा रहा है डार साहब की तरफ से कि कोई ना कोई अपना पैगाम लेकर आएगी पीटीआई की टीम, या फिर ये बात दुरुस्त है कि पीटीआई भी किसी सूरत में नहीं चाहती कि चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट के बाद ये इलेक्शन हो, आप लोग चाहते हैं हर हाल में उससे पहले हो जाए, क्या ये बात सही है? ठीक है, लेट मी फ्लिप साइड ऑफ द कॉइन।
ये लोग क्यों चाहते हैं अक्टूबर में? मैं दोनों की तरफ यही रखना चाहती हूँ। देखिए बात ये ना, जब आपने आगे बढ़ के हाथ मिलाना है ना, तो फिर लेट्स if we really want to do it, अगर हमारी नीयत साफ है तो let's come somewhere in the middle. It could be August, it could be September, it could be whatever. ठीक है, अगर आप समझते हैं एक लीगल पहलू है कि बजट पास करने के लिए, क्योंकि जो दूसरी केयर टेकर गवर्नमेंट होती है वो बजट नहीं पास कर सकती, तो आप बजट पास करें, वो 2, 3, 4 जून के आसपास हो जाएगा, आप वो करें, उसके अगले दिन अनाउंस करें, जून जुलाई अगस्त में इलेक्शंस करा दें। आप कहते हैं कि 8 अक्टूबर, जैसे अहमद साहब ने कह रहे थे कि 8 अक्टूबर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जुलाई की लेकिन ये याद रखें, जुलाई अगस्त के दरमियान भी इतनी फ्लेक्सिबिलिटी आपको विद इन 90 डेज करना है ना, आप विद इन 90 डेज किसी वक्त भी कर ले। अब अहमद साहब ने कहा था कि कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए बात यह है कि अब हमें खदशा है, जो गवर्नमेंट के तबके से बातें आ रही हैं, हमारे पास पैसे नहीं थे इसलिए इलेक्शन नहीं कराया, तो पैसे तो आपके पास 8 अक्टूबर को भी नहीं होंगे। फिर पीपल्स पार्टी और उनकी तरफ से आ रही है कि 1.5 साल और भी इसको बढ़ा दो, हालात खराब हैं बहुत, हम ये नहीं कर सकते कुछ। तो फिर जब इस किस्म के मिस सिग्नल्स आते हैं जो विच कैन कंफ्यूज पीपल, अच्छा खासा पढ़ा लिखा आदमी कंफ्यूज हो जाता है। वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन ये बात आपने अहम बात कही है कि मिक्स सिग्नल्स दिए जा रहे हैं, जो बातें हुकूमत की तरफ से बयानात दिए जा रहे हैं, उसकी वजह से शक व शुबात जो है वो हर गुजरते दिन के साथ बढ़ जाते हैं। देखते हैं अब ये मुज़ाकरात की जो मामलात हैं आगे किस तरफ जाते हैं। बहुत शुक्रिया सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब, निहाल हाशमी साहब, आप लोगों के कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है, ये एक आज अच्छी बात है कि ये तमाम दोनों साइड्स जो हैं, दोनों फरीकैन जो है वो साथ बैठे हैं, सियासी फरीकैन। देखते हैं कि कल का जो राउंड ऑफ नेगोशिएशंस होगा उसमें किसी नतीजे पे पहुंचते हैं या नहीं। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।